आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से इंडिया ने वो सब कर दिखाया है जो अभी तक बड़े-बड़े देशों के लिए सपना है, वो भी स्पेस में। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग, सूरज तक का हमारा अपना सफर आदित्य L1 और बहुत सारे ऐसे आने वाले मिशंस जो इंडिया को आगे लेके जाएंगे स्पेस में। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता, एक्चुअली नहीं पता इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1960s में। इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था और देश के सामने डेवलपमेंट की बहुत सारे चैलेंजेस थे। ऐसे में डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसी विजनरीज ने एक सपना देखा। उनका कहना था कि अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी को सही से यूज करें तो वो देश के डेवलपमेंट में गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनकी विजन के साथ 1962 में शुरुआत हुई इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार की। शुरू में तो केरला के थुम्बा में एक छोटे से चर्च से रॉकेट्स लॉन्च होते थे। सोचो, एक चर्च से स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत। फिर आया 1969 जब इनकोस्पार को रिप्लेस किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं। इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये मोटो ही बताता है कि हमारा फोकस सिर्फ बड़े बड़े रॉकेट्स उड़ाने पर नहीं, बल्कि स्पेस साइंस को आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए यूज करना है। 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता था। इससे इसरो को और भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला। पहला बड़ा माइलस्टोन आया 1975 में, जब इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च हुआ। ये एक सिंबॉलिक स्टेप था, दुनिया को दिखाने के लिए कि इंडिया इस रेस में है। लेकिन असली सेल्फ रिलायंस तब आई जब 1980 में इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल SLV-3 डेवलप किया और उससे रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में भेजा। इसके साथ ही इंडिया दुनिया का 7th कंट्री बन गया जिसके पास अपनी ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये थी फाउंडेशन जहां से इंडिया के स्पेस एम्बिशन ने असली उड़ान भरी। अब जब फाउंडेशन बन गई थी तो अगला स्टेप था कैपेबिलिटी बढ़ाना। इंडिया को बड़े सैटेलाइट्स लॉन्च करने थे, अलग अलग ऑर्बिट्स में भेजने थे, और इसके लिए ज़रूरत थी पावरफुल रॉकेट्स की। यहाँ एंट्री होती है PSLV की, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो का वर्क हॉर्स बन गया। सोचो, एक ऐसा घोड़ा जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। PSLV ने इंडिया के लिए और दूसरे देशों के लिए भी काउंटलेस सैटेलाइट्स सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं, मोस्टली पोलर ऑर्बिट्स में, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ने इसरो को इंटरनेशनल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन दी। लेकिन कुछ सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजना होता है, जो अर्थ के साथ साथ घूमते हैं। कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट। इसके लिए ज़रूरत थी और भी पावरफुल रॉकेट की। और तब आया GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। GSLV ने इंडिया को बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी दी, और इसका जो हैवी लिफ्ट वर्जन है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, वो तो इंडिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है फिलहाल। इसने चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशंस के लिए रास्ता बनाया है। सिर्फ बड़े पेलोड्स नहीं, छोटे सैटेलाइट्स का भी अपना अपना इंपॉर्टेंस है। इसलिए इसरो ने डेवलप किया है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कम टाइम में और कम कॉस्ट में छोटे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेज सकता है, जो स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत यूजफुल है। और फ्यूचर के लिए इसरो NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा है, जो और भी पावरफुल होगा और पोटेंशियली रीयूजेबल भी। इमेजिन एक रॉकेट जो उड़ के जाए और फिर वापस आ जाए लैंड करने के लिए, जैसे प्लेन्स करते हैं। रॉकेट्स तो हो गए, अब बात करते हैं उन पेलोड्स की, यानी सैटेलाइट्स की। इंडिया के पास एक रोबस्ट सैटेलाइट सिस्टम है। इनसैट और जीसैट सीरीज कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए है। जो आप टीवी देखते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, ये सब इन सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। IRS और कार्टोसैट सीरीज अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए है। ये हमारी ज़मीन की निगाह रखते हैं। फार्मिंग, फॉरेस्ट कवर, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मॉनिटरिंग, ये सब में मदद करते हैं। और नेविगेशन के लिए हमारा अपना नाविक सिस्टम है, फॉर्मरली IRNSS। सोचो, अपना खुद का GPS सिस्टम और गगन सिस्टम जो एयर नेविगेशन में मदद करता है। ये सब हमारी सोवरेनिटी और सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये लॉन्च व्हीकल्स और सैटेलाइट्स ही इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का बैकबोन है, जो हमारी डेली लाइफ से लेकर डिफेंस तक सब सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं उस पार्ट की जो हम सबको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, एक्सप्लोरेशन मिशंस। जब इसरो ने अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकलकर दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, पहली बड़ी छलांग थी चंद्रयान 1 इन 2008। ये इंडिया का पहला ल्यूनर मिशन था। इसने मून के सरफेस को ऑर्बिट किया और सबसे इनक्रेडिबल डिस्कवरी की। इसरो के इंस्ट्रूमेंट्स ने मून पर पानी के मॉलिक्यूल्स के साइंस डिटेक्ट किए। ये एक गेम चेंजर डिस्कवरी थी ग्लोबल स्पेस साइंस के लिए। फिर आया एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान इन 2013। इंडिया पहला एशियन नेशन और पहला कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में एंट्री की। सोचो, पहली कोशिश और सीधा मंगल के ऑर्बिट में। यह मिशन ना सिर्फ टेक्निकल कैपेबिलिटी का प्रूफ था, बल्कि दिखाया कि इंडिया कितनी कॉस्ट इफेक्टिव डीप स्पेस मिशंस कर सकता है। मंगलयान का बजट हॉलीवुड की कई साईफाई मूवीज से भी कम था। और फिर आया वो मोमेंट जब पूरे देश की सांसें थम गई थी, अगस्त 23, 2023। चंद्रयान 3 की मून के साउथ पोल के पास सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग। इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने मून पर वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट किया। ये दिखाया कि हम कर सकते हैं, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द चैलेंज। एक्सप्लोरेशन सिर्फ मून और मार्स तक सीमित नहीं है। जनवरी 2024 में इंडिया ने आदित्य L1 मिशन को उसकी फाइनल ऑर्बिट L1 पॉइंट तक पहुंचाया। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड मिशन है सूरज को स्टडी करने के लिए। ये सूरज के एटमॉस्फेयर, सोलर विंड्स और उनके अर्थ पर इम्पैक्ट को समझेगा। उससे पहले जनवरी 2024 में ही इसरो ने एक्सपोसैट लॉन्च किया, जो कॉस्मिक एक्सरेज की पोलराइजेशन स्टडी करने वाला इंडिया का पहला मिशन है। ये यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में मदद करेगा। ये मिशंस दिखाते हैं कि इंडिया सिर्फ अर्थ के आसपास काम नहीं कर रहा, बल्कि ब्रह्मांड के गहराइयों को एक्सप्लोर करने की भी पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अब जब हमने रोबोट्स को मून और मार्स पर भेज दिया है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? इंसान। यस, इंडिया अब इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है अपने एम्बिशियस गगनयान प्रोग्राम के अंडर। गगनयान का टारगेट है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है और उन्हें सेफली वापस लाना है। ये इंडिया को अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथा देश बना देगा जो इंडिपेंडेंटली इंसानों को स्पेस में भेज सकता है। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप होगा। इस मिशन के लिए प्रिपरेशन जोरों पर है। इसरो ने कई अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स किए हैं सिस्टम्स को वैलिडेट करने के लिए, जैसे क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट्स। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग चल रही है। पहला क्रूड मिशन 2026 में टारगेट किया गया है। इमेजिन इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में, और सिर्फ लोअर अर्थ ऑर्बिट नहीं। इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन होगा जो 2028 से 2035 के बीच ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। यहाँ इंडियन साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रिसर्च कर पाएंगे लंबे समय तक। फ्यूचर में और भी एक्साइटिंग मिशंस लाइंड अप हैं। चंद्रयान 4 प्लान्ड है, जो एक ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, शायद जापान के साथ कोलैबोरेशन में। इसका मतलब है मून से मिट्टी और रॉक्स वापस अर्थ पे लाना है स्टडी के लिए। वेनस को एक्सप्लोर करने के लिए शुक्रयान मिशन प्लान्ड है। मंगलयान 2 भी लाइन में है, जो मार्स पर और भी एडवांस्ड रिसर्च करेगा, शायद एक लैंडर और रोवर के साथ। एस्ट्रोसैट 1 के बाद अब एस्ट्रोसैट 2 भी बन रहा है, हमारा अगला स्पेस टेलीस्कोप। और जैसे मैंने NGLV का जिक्र किया, हैवी लिफ्ट रीयूजेबल रॉकेट्स पर काम चल रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में इंडिया ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया, जो स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ने की कैपेबिलिटी दिखाता है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और स्पेस स्टेशन के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। इंडिया ऐसा करने वाला चौथा देश बना। अपकमिंग ईयर्स में इसरो का शेड्यूल तो पैक्ड है।
ये सब मिशंस दिखाते हैं कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम अब सिर्फ बेसिक नीड से आगे निकलकर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस पर फोकस कर रहा है। इंडिया के स्पेस सेक्टर में एक और बड़ा बदलाव आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट। पहले स्पेस एक्टिविटी मेनली इसरो तक सीमित थी, लेकिन अब गवर्नमेंट स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल रही है। इसके पीछे का आइडिया ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स इनोवेशन लाएंगे, कैपेसिटी बढ़ाएंगे और स्पेस सेक्टर को और स्केल कर पाएंगे। इसके लिए 2020 में इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनाया गया। सोचो, ये एक सिंगल विंडो एजेंसी है जो प्राइवेट कंपनीज को स्पेस एक्टिविटीज करने की परमिशन देती है, उनकी मदद करती है। इसरो की कमर्शियल आर्म है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। NSIL का काम है इसरो की टेक्नोलॉजीज को कमर्शियलाइज करना, प्राइवेट सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व करना और फॉरेन सैटेलाइट्स के कमर्शियल लॉन्चेस अरेंज करना। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 ने इस प्राइवेट पार्टिसिपेशन को फॉर्मलाइज कर दिया है। अब प्राइवेट कंपनीज एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज कर सकते हैं, यानी अपने रॉकेट्स बनाना, अपने सैटेलाइट्स बनाना, उन्हें लॉन्च करना और डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करना। इस पॉलिसी के बाद इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स में एक बूम आया है। स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस जैसे कंपनीज ने अपने रॉकेट्स डेवलप किए हैं और टेस्ट लॉन्चेस किए हैं। बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर्स जैसे L&T भी स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने FDI पॉलिसी को भी थोड़ा लिबरलाइज किया है स्पेस सेक्टर में, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकते हैं। ये प्राइवेट रिवोल्यूशन इंडिया के स्पेस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह सिर्फ सरकारी एजेंसी का काम नहीं रहेगा, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री बन जाएगा, जॉब्स क्रिएट करेगा और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडियन स्पेस इंडस्ट्री, जो अभी लगभग $9 बिलियन की है, वो 2025 तक $13 बिलियन तक पहुंच सकती है। एक एक्साइटिंग प्लान ये भी है कि अगले 5 सालों में लॉन्च होने वाले 50 जियो इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स में से आधे प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। सोचो, प्राइवेट कंपनीज हमारी सिक्योरिटी के लिए सैटेलाइट्स बना रही है। ये नया एरा है जिसमें इसरो रिसर्च और R&D पर ज़्यादा फोकस करेगा और रूटीन ऑपरेशनल लॉन्चेस और मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर संभालेगा। जैसा कि इसरो का मोटो है, स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कॉमन मैन पर होता है। हमारे सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए क्रिटिकल है, स्पेशली रिमोट एरियाज में। वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स की अर्ली वार्निंग, रिलीफ एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, इसरो इसमें वाइटल रोल प्ले करता है। फार्मिंग के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा से क्रॉप हेल्थ, सॉइल कंडीशंस पता चलता है। नाविक हमारे ट्रकर्स, फिशरमैन और मिलिट्री के लिए एक्यूरेट नेविगेशन प्रोवाइड करती है। टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन से दूर दराज के इलाकों में हेल्थ और एजुकेशन पहुंच रही है। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो स्पेस एसेट्स का इंपॉर्टेंस क्लियर है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला है बजट। इसरो का बजट लगभग $1.6 बिलियन है, जो नासा के $25 बिलियन से बहुत कम है। इतने कम बजट में इतने बड़े अचीवमेंट्स करना इनक्रेडिबल है, लेकिन और भी एम्बिशियस प्लान्स के लिए फंडिंग एक चैलेंज हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, जैसे और भी पावरफुल इंजिन्स बनाना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को फुल्ली ऑपरेशनल करना। स्पेस डिब्रिस एक ग्रोइंग कंसर्न भी है। स्पेस में कचरा बढ़ रहा है, जो सैटेलाइट्स के लिए खतरा है। और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्लियर और स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना और टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ने अपनी एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी डेमोन्स्ट्रेट की है, जो स्पेस एसेट्स की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। इन सब चैलेंजेस के बावजूद इंडिया के स्पेस प्रोग्राम एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर है। विजन क्लियर है, स्पेस टेक्नोलॉजी को देश की सेवा में लगाना, एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ना और ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की कहानी, एक इनक्रेडिबल जर्नी जो डॉक्टर साराभाई के सपने से शुरू हुई। आर्यभट्ट और SLV-3 जैसे माइलस्टोन्स पार किए, चंद्रयान और मंगलयान से दुनिया को हैरान किया और अब गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे एम्बिशियस गोल्स की तरफ बढ़ रही है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की बात नहीं है,
ये बात है सेल्फ रिलायंस की, इनोवेशन की और ये दिखाने की कि कम रिसोर्सेस में भी क्या अचीव किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर का आना इस ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा ही। एंड एज वी ऑल नो, इंडियन स्पेस प्रोग्राम हमारी नेशनल प्राइड का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो दोस्तों, आपको इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कैसा लगा? कौन सा मिशन आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा है? चंद्रयान 4, गगनयान या अपना स्पेस स्टेशन? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंगेजिंग लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूँगा। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्पेशली उनके साथ जो स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं। आपकी क्या राय है इंडिया के स्पेस फ्यूचर पर? क्या हम जल्द ही मार्स पर इंसान भेज पाएंगे या वेनस पर लाइफ ढूंढ पाएंगे? शेयर योर थॉट्स। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।